बोलना शुरू किए थे, प्लीज अपनी बात रखिए। मैं राजीव जी कहना चाहता हूं कि हमारा देश रामलीला को ज्यादा देखकर प्रसन्न होता है बजाय रामायण पढ़ने की। फ्रांस में भी वही रामलीला दिखेगी। राम से मतलब नहीं है, लीला से ज्यादा मतलब है। और जो लीला दिखेगी उसको हमारा मीडिया दिखाएगा। जो बात आप कह रहे हैं कि फ्रांस में जांच चल रही है, फ्रांस ने ब्यौरा मांगा है, फ्रांस के दो राष्ट्रपति इस डील में इन्वॉल्व हैं, ये सब भारतीय मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात यह कि, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर फ्रांस के जांच अधिकारियों ने भारत से जांच की रिपोर्ट मांगी है तो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है। जैसे हम बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था, उसी तरह हम फ्रांस को ना दें तो फ्रांस का कोर्ट हमारा क्या कर लेगा। दूसरी बात, यह सरकार वो सरकार थी, वो सरकार है जिसने अपने सीबीआई निदेशक के कार्यालय में सीबीआई के जरिए ही छापा मरवाया था इसी राफेल को लेकर। हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और यह संभव हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको मुद्दा नहीं बना पाए। रही बात अब प्रधानमंत्री के दौरे की फ्रांस में, तो दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए कि उन्हें बॉस बनना पसंद है। मैंने पिछले बार अमेरिका यात्रा के पहले भी कहा था कि हम अच्छे क्रेता नहीं हैं। हम बाजार में वो क्रेता हैं जो विक्रेता के शर्तों पर माल खरीदता है, अपनी शर्तें नहीं लगाता कि हम माल इस शर्त पर खरीदेंगे। बड़े अजीब सी बात इसलिए लग रही है मुझे यह कि यह जानबूझकर उठाया गया मुद्दा है ताकि फ्रांस हमें अपनी दरों पर, अपनी शर्तों पर फिर से राफेल बेच सके, ताकि हम उस जाल में फंसे रहें कि राफेल की जांच हो रही है और उस जांच को हमको फ्रांस में रुकवाना है तो हमको उसकी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, वो जैसा बोल रही है वैसा खरीदना पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है कि इस कॉन्स्पिरेंसी में फ्रांस, अमेरिका जैसे जो देश हैं, ये जो विकसित देश हैं, इनके लिए सौदेबाजी और इकोनॉमी सबसे महत्वपूर्ण है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में मोदी जी इसके बाद चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा माल किस शर्त पे बिकेगा और हमको उसका पैसा कितना मिलेगा। मुझे लगता है जिन्न को इसीलिए बाहर निकाला गया ताकि प्रधानमंत्री पर दबाव बने और वो बिना किसी शर्त के ये डील साइन कर दें, जैसा कि अमेरिका में उन्होंने किया। तीसरी बात यह लगती है मुझे कि अमेरिका में तो उन्होंने थोड़ा सा साहस कर लिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे करके, और एक सवाल एक विदेशी और एक सवाल एक देशी पत्रकार उठाएगा। एक विदेशी सवाल उठा, उसके बाद से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म हो गई। इस बार वो ये जहमत नहीं उठाने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां क्या पूछा जाएगा और जो पूछा जाएगा उसका जवाब उनके पास नहीं है। सवाल अब खड़ा यह होता है कि इसका असर भारत की पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा। भारत की पॉलिटिक्स सारी की सारी राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वो आदमी जब सांसद था तो उसे कोई पूछता नहीं था, पप्पू कहलाता था। खुद संसद में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि भाई साहब मैं हूं, बोलिए क्या करना है। अब जैसे ही वो बाहर हुआ, सारा बीजेपी का तंत्र जो है वो उन पर टूट पड़ा है। बंगाल में हिंसा हो रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। बाढ़ कहीं आ रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। कोई भी घटना दुर्घटना हो रही है, सवाल राहुल से हो रहा है। राहुल खेत में चला जाता है, उससे परेशानी होती है। राहुल मैकेनिकों के पास चला जाता है, उससे परेशानी होती है। सवाल आपने ये तो तय कर दिया है कि मोदी के मुकाबले अगर कोई आदमी जी जान से खड़ा है और जो मोदी को परास्त कर सकता है वो राहुल गांधी है। ये आपने खुद तय किया है, ये देश की जनता ने अभी तय नहीं किया है। और इस जो आपने तय किया है वो देश की जनता तय करने जा रही है। इसीलिए 17 से बढ़कर 24 हो गए। होना यह चाहिए था कि महाराष्ट्र का डर देख के
जहां जहां भी सत्ता में बैठे हैं विपक्षी दल, उनको भय खाना चाहिए था कि कहीं हमारी पार्टी भी टूट ना जाए, हमारा राज्य भी हाथ से निकल ना जाए। लेकिन बजाय भय खाने के सीना जोरी कर रहे हैं। नहीं साहब, हम तो 17 से 24 होने जा रहे हैं, कर लो क्या कर लोगे। जो बात, आप एक बात और बता देता हूं, तेजस्वी के मामले में भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस्तीफा मांग रही है कि उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। ब्रजभूषण के मामले में क्यों नहीं मांगती? उनके खिलाफ भी तो चार्जशीट हो गई है, क्यों नहीं देते? वो क्यों उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते तेजस्वी के सामने कि साहब मेरे साथ चार्जशीट हो गई है, मैं इस्तीफा देता हूं, अब तुम भी दो। ये सारा काम विपक्ष करे, जितने भी आदर्श स्थापित करना है विपक्ष स्थापित करे। भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकार की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। अब आता हूं सोनिया जी पर। सोनिया जी दुनिया की एकमात्र ऐसी नेता हैं, मैं इसलिए उनका बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद, मिला हुआ पद ठुकरा दिया था। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको इतना बड़ा पद मिल रहा हो और उसने ठुकरा दिया हो। मेरे हिसाब से उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। अगर वो जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि वो महिला है जिसने अटल जी को भी परास्त कर दिया था। वो महिला है जिसके अंदर इतना दमखम है कि जिसके पति को बम से उड़ा दिया गया था, जिसके बच्चों को डरा डरा करके पढ़ाना पड़ा, जिसके बच्चों को राजनीति में वो लाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लाया, और इन परिस्थितियों में लाया जबकि वो फौलाद बन गया हो। इसलिए उस महिला का वहां जाना सारे विपक्ष पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि सारा विपक्ष जानता है कि ये एक ऐसी महिला है जो अपने देश के हित के लिए अपने हितों को कुर्बान कर सकती है। और जब ये बात आएगी कि अपने हितों को कुर्बान कर सकने वाला आदमी हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो ये निश्चित है कि सबका दामन साफ होगा कि वो ये मानने को तैयार होंगे कि कांग्रेस निश्चल भाव से आपके सामने आई है और उसका मुख्य उद्देश्य इस सरकार को अपदस्थ करना है। उसका मुख्य उद्देश्य देश का नेतृत्व करना नहीं है या देश में अपनी सरकार बनाना नहीं है। इस देश को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। इसलिए इस विश्वास को वो ज्यादा अच्छे से प्रतिपादित कर पाएंगी। और उनके जाने से ये जो 17 हैं, 17 से जो 24 हुए हैं, आप देख लीजिएगा राजीव जी, अगली बार फिर 7 बढ़ेंगे और फिर 31 हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छे भविष्य का संकेत है। मैं मानता हूं कि भगवान करे राफेल डील में जो जैसा निर्णय हमारे देश का कोर्ट करता है, जैसी जांच हमारे देश की एजेंसियां करती हैं, वैसा फ्रांस में ना हो। कम से कम देश में ना सही, विदेश से सही इस मामले का हल तो सामने आए और पता तो चले कि कितने ईमानदार